साथ ही स्वागत है आप सभी का। बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करूँगा आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलो देखो, आज आपका क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, इसे ये थोड़ा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ है, तो इसको हम कहेंगे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी पहली बात तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए कहीं कहीं पर भी, और अभी समझिएगा, ध्यान समझिए। किसका क्वेश्चन है? विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 नंबर तक जो है वो हम कल करा चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो। इसमें क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो कर्ण है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर लंबा। साथ साथ में चित्र भी बनाते जाएंगे। ठीक है, कारण क्योंकि इस पर 2 चित्र बनेंगे। तो देखो 4 सेंटीमीटर कैसा है, जो इसका समद्विबाहु त्रिभुज का जो कर्ण है वो कैसा है? 4 सेंटीमीटर लंबा है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, कुछ 2 भुजा कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो हमने क्या माना है, मान के हम चले हैं कि जो 2 ये भुजा है, ये वाली भुजा, इसको थोड़ा बड़ा कर लो। ठीक है, हमें कुल मिला के कोई 2 भुजा बराबर दिखानी है। तो हम कौन कौन 2 भुजा बराबर दिखा रहे हैं? ये 2 भुजा जो है वो हम क्या कर रहे हैं? बराबर दिखा रहे हैं। एक हमारी ये वाली, ये ऐसे करो, कुल मिला के हमको इसको बराबर दिखाना है। ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हम क्या दिखा रहे हैं? इसको बराबर दिखा रहे हैं। अब हमें क्या कह रहा है कि जो इसका कर्ण है वो 4 सेंटीमीटर लंबा, तो जिसका जो कर्ण है ये क्या है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यदि त्रिभुज के, अब यहाँ समझना ध्यान से, त्रिभुज के कर्ण को अक्ष मानकर उसके त्रिभुज के कर्ण को अक्ष मानकर उसके परिता घुमाया जाए तो ठीक क्या होता है? तो निर्मित आकृति का वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करो। तो हमें यहाँ पर देखो, कर्ण को अक्ष मानकर, ठीक है, जो ये कर्ण है इसको क्या अक्ष मानकर उसके परिता घुमाया जाए। ठीक है, इसके परिता क्या कर दिया हमने? घुमाया जाए। तो जो है जाए तो अब इसके परिता हमने क्या कर दिया? घुमा दिया। तो चलो इसको चित्र को घुमा देते हैं। जब घुमाएंगे परिता तो ये देखो, जो कर्ण है हमारा कहाँ? यहाँ आ जाएगा, और जो 2 भुजा है वो हमारी कहाँ चली जाएंगी? कुछ इस प्रकार से यहाँ चली जाएंगी। ठीक, कुछ इस प्रकार से चित्र जो हमारा बनेगा। आपको सिर्फ समझा दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, चित्र पर मत जाइएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो जो कर्ण हमारा वो कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। और देखो हमें सिर्फ कर्ण के अलावा हमें कुछ भी नहीं पता है, और हमें निकालने को क्या कह रहा है? वक्र पृष्ठ तथा आयतन। इसलिए हम कह रहे हैं और ध्यान से देखो, क्योंकि हम सारे सवाल एक ही मान से हम हर चीज़ को निकालना है हमको, तो ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो हमें क्या पता है? 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ हमें ना ही ये पता है, ठीक है, ये पहली वाली भुजा नहीं पता, ना ही दूसरी वाली। अगर एक भुजा भी पता होती तो हम दूसरी भुजा कह सकते थे, कारण क्योंकि दोनों भुजा कैसी हैं? समान है। तो यहाँ पर अब दोनों को क्या मानेंगे? एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। ठीक है, क्योंकि दोनों को हमने एक्स क्यों माना? क्योंकि दोनों भुजा क्या है? समद्विबाहु में क्या होती है? कोई 2 भुजा समान होती हैं, तो इसमें यही 2 भुजा कैसी है? समान है। तो दोनों को हमने क्या माना? एक्स माना। मतलब जो भुजा ये होगी वही भुजा क्या होगी? ये वाली भी होगी। मतलब जो भुजा का मान, इस वाली भुजा का जो मान होगा उसी वही इस भुजा का भी मान होगा। ए बी सी। ठीक है, क्या हो गया? ए बी सी हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? हमें सिर्फ ये पता है। अब यहाँ से क्या सूत्र लगाओ आप? ये हमारा क्या चल रहा है? ये हमारा है कर्ण। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है? कर्ण। कर्ण का मान तो है हमारा 4 सेंटीमीटर कर्ण। अब हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पर क्या? शुरुआती में पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले क्या करें? एक्स का मान ज्ञात करें। पाइथागोरस प्रमेय तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है? आधार स्क्वायर। ठीक, यही तो होता है ना। तो अब देखो, कर्ण हमको क्या पता है? 4 दिया गया है, और लंब और आधार को हमने क्या माना है? एक्स। एक्स दोनों को हमने क्या माना है? एक्स। एक्स ही माना। तो एक्स प्लस में एक्स का स्क्वायर। 4 का जो वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 4 को 16। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। 2 किसका है? गुणा के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? भाग का। तो 16/2 बराबर में एक्स स्क्वायर। काट दो उसको, 2 अट्ठे 16। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर है, यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा, तो रूट का 8। अब देखो रूट 8 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अंदर 3 भागों में तोड़ सकते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8। ठीक है, अब दो हमने क्या बताया? रूट के अंदर कोई 2 चीज़ समान मिल जाए तो उसमें से एक क्या करते हैं? हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ये 2 समान है तो 1 2 हम क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। तो 2 रूट 2 मिल गया। तो x का मान हमने क्या निकाल लिया? 2 रूट
2 में निकाल लिया। क्या निकाल लिया? 2√2। ठीक है, ये जो दोनों मान हमने क्या निकाल लिए? 2√2 निकाल लिए। अब जो है ये x का मान भी है और l का मान भी है। किसका मान है? ध्यान से समझिएगा, ये l का मान भी है। कारण हम अभी आपको बताते हैं कारण क्यों। देखो, ये हमारी क्या है? त्रियक ऊंचाई भी है एक प्रकार से। क्या है? अगर हम इसको ऐसे माने उल्टा शंकु है तो ये क्या है? हमारी त्रियक ऊंचाई भी है, इसलिए क्या है कि x का मान भी। अब क्या करेंगे? अब हमने इतना कर लिया, ठीक है। अब हमें किसके मान निकालना है? अब हम यहाँ से निकालेंगे h का मान। h का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से देखो, यहाँ से एक हम क्या करेंगे? इसको अर्धभाजक करेंगे। 90 अंश का ऐसे क्या बनाएंगे? एक सीधी रेखा, ठीक है, लंब समद्विभाजक इसको करेंगे। एक बार अच्छे से समझो। तो जब लंब समद्विभाजक यहाँ से करेंगे तो देखो, जो यहाँ पर जो इसको हमने जहाँ से लंब समद्विभाजक किया तो ये हो जाएगा हमारा d, और ये हमारा जो इसको खींचे ये क्या है? h। एक बार से अगर शंकु को अगर मैं ऐसे ही करें, इस वाले चित्र को पूरा भाई ऐसे उठा कर रखें तो ये सामने क्या ऊंचाई हो जाएगी? तो ये क्या होगी? h होगी। तो इसको हम अभी क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। और जो इसका मान निकल के आएगा y का, वही हमारा क्या होगा? h का मान होगा। ध्यान से समझो। और देखो, अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि देखो, ये पूरा कितना था? 4 सेंटीमीटर था पूरा। इस वाली रेखा को देखो तो ए से सी तक कितना था? 4 सेंटीमीटर का था। अब हमने किया क्या है इसका? अब इसका हमने क्या किया? आधा किया है। तो 4 का आधा कर दो, क्या होता है? 2 होता है। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, ठीक है। समझते जाओ। और यहाँ से यहाँ तक 2 होगा। समझ में आ जाएगा तो कर तो आप अपने मन से भी लोगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो हमने इसका क्या किया? आधा किया। तो 2 ये हो गया और 2 क्या हो गया? ये हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई ना? अब देखो यहाँ पर, अब हम फिर से क्या करेंगे? एक बार पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय को लगा करके h का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो, ठीक है, लाइन नहीं खींचते हैं फिर जगह ज़्यादा, क्योंकि सवाल जो थोड़ा बड़ा लगेगा और फिर लाइन आपकी जो थोड़ी कम बचेगी। तो देखो, निकालो यहाँ से। अब क्या करो? अब निकालो यहाँ से h का मान। तो यहाँ पर सूत्र लगाओ क्या? फिर से एक बार पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा? इसमें अब ये होगा कि देखो, ये पूरा एक बार से क्या अब ए बी कौन सा ले रहा है? ए बी डी ले रहा है। तो यहाँ पे लिख लो त्रिभुज ए बी और डी में। तो जब त्रिभुज ए बी डी में जब हम लिया हमने, तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? देखो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आधार, ये लंब और ये कर्ण। अब देखो सूत्र क्या लगाएंगे? सॉरी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, सूत्र हमारा भाई, प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, कर्ण हमने क्या माना? ये तो ये क्या है? हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर लंब क्या है? वाई स्क्वायर, और प्लस में आधार क्या है? 2, ठीक है। यहाँ तक 2 ही तो है। हम सिर्फ ए बी डी ले रहे हैं, पूरा ए बी सी नहीं ले रहे हैं। सिर्फ क्या लिया हमने? ए बी डी। इसमें आधार क्या है? 2 है, तो 2 का वर्ग। अब देखो, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4, ठीक। 2 का वर्ग क्या हो गया? 4 हो गया। और अभी अभी हमने देखा है जो x का मान हमने निकाला है, क्या निकाला है? 2√2 निकाला है ना। यहाँ पर देखो, ये देखो निकाला 2√2। तो यहाँ पर अब हम x का मान क्या लिख देंगे? यहीं पर लिख दे देंगे 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझाने के लिए यहाँ तक इतनी लाइन हमने लिखी। अब देखो, अब यहाँ से जब हम 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो देखो समझ लो, यहाँ पर 8 आएगा, लेकिन समझा देते हैं आपको, फिर आप कहोगे फिर समझ में नहीं आया। तो देखो 2√2 गुणा क्या करो? 2√2 करोगे तो देखो 2 का गुणा पहले इससे करो, 2 गुणा 2, तो 2 दूनी क्या हो गया? 4 हो गया। अब ये क्या बचा? √2 का गुणा फिर √2 से होगा। तो जब √2 का गुणा √2 से करते हो आप तो क्या आता है? ओनली 2 आता है। इसे आपको पता होगी, 8 तक आप यही पढ़ते आए हो। 4 दूनी 8, तो कितना आ गया हमारे पास? 8 आ गया, ठीक। समझ में आ गया ना? तो हमने कैसे किया? जब अब ध्यान में रखना कि जब 2√2 का वर्ग होता है तो हमारे पास क्या आता है? 8 आता है, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया? वर्ग करने पर 8, और वाई स्क्वायर फिर यहीं पर तो करते हैं 8 है। अभी देखो प्लस का 4 है, इधर आएगा तो उसका हो जाएगा माइनस का 4 बराबर में वाई स्क्वायर। 8 में से 4 गए 4 बराबर में वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर इधर आएगा तो उसका हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर इधर आएगा तो उसका हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो √4 का
रूट 4 का जो रूट 4 को वर्ग से बाहर निकालेंगे तो उसका हो जाएगा 2, या तो समझ लो देखो यहाँ से वर्ग घटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा रूट और बराबर में y, तो y बराबर क्या हो जाएगा रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। y बराबर 2, ठीक है, y बराबर 2 कहें या हाइट, क्या कहें हाइट, एक प्रकार से क्या है हमारे पास हाइट, तो यहाँ पर लिख दो h बराबर 2। ठीक, यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखो अब हम यहाँ से r का मान कैसा निकालेंगे। r का मान देखो हम कहना चाहें तो यहाँ से r का मान भी हमारे पास 2 आएगा, ठीक है, और आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन चलो हम निकाल देंगे। देखो r का मान देखो त्रिज्या ऊंचाई पता ही है और h का मान पता ही है, तो यहाँ पर हम सूत्र किस सूत्र से लगा कर सके r का मान निकाल सकते हैं, l बराबर h स्क्वायर सॉरी l बराबर अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सब क्या कर लेंगे r का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देख लो यहाँ पर देख लेते हैं साइड में, ठीक है, फिर आपकी जगह नहीं बचेगी सवाल कराने में। तो देखो l बराबर क्या सूत्र लगाएंगे अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर, तो l बराबर l का मान क्या निकाला हमने 2√2, तो यहीं पर रख देंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे आप समझ लीजिएगा। और h स्क्वायर का मान क्या है हमारे पास 2 का 2 का वर्ग 4, और r स्क्वायर का हमको क्या करना है मान निकालना है, r स्क्वायर का मान हमको क्या करना है निकालना है। तो देखो 2√2 को 2√2 में 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2, और r स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो r। अब देखो यहाँ पर है रूट, तो अब इस पे क्या करो दोनों पक्षों पे क्या कर दो वर्ग करने पर, यहाँ पर क्या लिखो दोनों पक्षों में पर वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों पर क्या वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों पर वर्ग करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा 2√2 का, अब डायरेक्ट लिखेंगे, जब 2√2 का क्या लिखोगे स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 8 बराबर, अब यहाँ आप 2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 4 और इसका r स्क्वायर, अब 8 ये है, अब 4 प्लस का इधर आएगा तो उसका हो जाएगा माइनस का, तो 4 बराबर में r स्क्वायर, ठीक है, 4 बराबर क्या हो गया r स्क्वायर। और जब अब r स्क्वायर इसका यहाँ पर समझ लो देख लो r का मान सिर्फ निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, फिर उसको मेट देंगे बाद में क्योंकि जगह नहीं ज़्यादा बचेगी फिर हमारे पास। तो देखो यहाँ पर 4 बराबर r स्क्वायर आएगा r स्क्वायर, अब r स्क्वायर कहाँ उठ के चला जाएगा यहाँ चला जाएगा, तो किस में हो जाएगा रूट में हो जाएगा, तो r बराबर इतना हो जाएगा। अब तो जब रूट 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा r बराबर क्या बच जाएगा 2, तो r का मान हमने क्या निकाल लिया 2 निकाल लिया ना। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस चीज़ को मेट रहे हैं, ठीक है, आई होप कि आपने ले लिया होगा। अब देखो ठीक निकाल लिया ना यहाँ तक, इस चीज़ को भी कर लेना बाद में। अब यहाँ से हमने r का भी मान निकाल लिया, तो अब फाइनली हमारे पास वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाने के लिए शंकु का वक्र पृष्ठ की बात करें, शंकु एक प्रकार से दिख रहा है ना, तो शंकु का वक्र पृष्ठ लगाने के लिए हमारे पास तीनों चीज़ें फाइनली मिल चुकी हैं। देखो यहाँ से हमको l भी मिल चुका है और हमारे पास पाई और r ये हमको 2 मिल चुका है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से सूत्र क्या लगाएंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का, तो लगा दो यहाँ से सूत्र क्या लगाएंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। तो अब ये इसको हल कर लो, पाई का मान आपका जो आंसर है वो पाई में ही दे रहा है, तो इसको हम हल नहीं करेंगे। तो देखो पाई को पाई ही लिख दो और आर का मान 2 निकाला है और एल का मान 2√2, तो ये क्या निकला 2 पाई 2 दूनी 4 4 2 दूनी 4√2 पाई, क्या आया 4√2 पाई। तो ये जो है हमने किसका निकाला, ये सिर्फ हमने किसका निकाला है त्रिभुज जो आपका ए बी डी का, लेकिन हमें पूरा किसका पृष्ठ चाहिए, हमें पूरा चाहिए ए बी सी का। ये हमने अभी डी लिख देते हैं यहाँ पर, हमने किसका निकाला है एस मतलब सरफेस जो है ए बी डी का निकाला है, ठीक। अब हमें चाहिए मतलब ये आधे का निकाला है, अब हमें चाहिए पूरे का। अब ध्यान देखो समझो यहाँ से ध्यान से, हमने सिर्फ ये अभी आधे का निकाला है, जब हम पूरे का निकालेंगे एस ए बी सी मतलब सरफेस पूरे का पूरा, अभी तक हमने इतना निकाला था आधे का, हमारे पास क्या है 4√2 पाई आया। अब जब पूरे का निकालेंगे तो उसका देखो जब आधे का निकाला तो 4√2 आया, तो इसका दुगुना कर दो मतलब 2 का गुणा करा दो, तो 4 2 गुणा 4√2
2 पाई। तो कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास 4 दूनी 8 रूट 2 पाई। तो जो हमारा सरफेस क्या निकल गया या 8 रूट 2 पाई। एबीसी का जो मान है, मतलब एबीसी का जो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या निकल गया है 8 रूट 2 पाई हमारा निकल गया है। अब यहीं पर देख लो क्या, अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है और आयतन भी ज्ञात करना है। तो आयतन भी इसी प्रकार से निकालेंगे। तो आयतन सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, ए बी सी का, फिर उसमें हमारा सॉरी ए बी डी का। तो देखो यहाँ से आयतन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वॉल्यूम बोलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे वी ए बी डी। और शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट करें क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं बचेगी यहाँ पर। चलो हम सूत्र लगा देते हैं। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जब इसको हल करेंगे तो 1/3 इंटू पाई का मान ना रखो क्योंकि आंसर जो हमारा किस में आ रहा है, पाई में आ रहा है। और आर का मान क्या है 2 और आर का स्क्वायर तो 4 इंटू एच का मान क्या है हमारे पास, एच का मान 2, ये 2, ये देखो एच का मान क्या 2। तो इसको भी हल कर लो तो क्या आएगा हमारे पास 4 दूनी 8, 8 ही तो आएगा 8 पाई बटे 3। और ये भी हमने किसका निकाला, ये निकाला है हमने ए बी डी का, वी ए बी डी, मतलब ये आधे का निकालना है। अब हमें किसका निकालना है, वी ए बी सी, मतलब पूरे का आयतन निकालना है। तो जब हम पूरे का आयतन निकालेंगे वी ए बी सी का जब आयतन निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 8, 2 का गुणा कर देंगे तो 2 गुणा 8 पाई बटे 3, तो 2 8 16 पाई बटे 3। तो ये हमारा क्या आ गया, पूरे का जो है आयतन निकल के आ गया, क्या आ गया वी ए बी सी का आयतन निकल के क्या आ गया 16 पाई बटे 3। कितना निकल के आ गया 16 पाई बटे 3। तो ये हमारा किसका पूरे का आयतन निकल के आ गया। ठीक, तो ये हमारा पूरा जो है सवाल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। ठीक है, सवाल जो है हमने इसलिए कहा था कुछ ध्यान समझ लो, इसमें मतलब कुछ नहीं पता था, मैं सिर्फ एक मान से मैं उसको पूरा हल करते करते इसको क्या करना था, इसको निकालना था। ठीक है, यहाँ पर सारे आपके जो नियम है सारे हर चीज़ के लग गए और यहाँ पर हमने 2 चीज़, यहाँ पर 2 सूत्र लगे, इसलिए सवाल जो है थोड़ा और बड़ा हो गया। यहाँ तक अगर कहता तो हम यहाँ से पूरा खत्म कर देते सूत्र यहाँ तक। ठीक है, लेकिन फिर इसमें वक्त प्रश्न के साथ साथ आयतन भी पूछ लिया है। ठीक है, इसलिए हमने इसको और भी लंबा हो गया सवाल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और देखो जब एक बार आपको पहली बार में थोड़ा बाउंस मारा होगा, वो होता है पहली बार में, सबको होता है ऐसा। ये है नहीं कि हमें भी मतलब पहली बार में चीज़ समझ में आ गई हो, हम भी इंसान ही हैं। ठीक है, तो एक बार पहली बार में होता ही है। जब आप 2-3 बार इसका प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपसे सवाल क्या होने बनने लगेंगे। नंबर अब इसी प्रकार देखते हैं 5वां नंबर सवाल। अब देखो 5वां नंबर सवाल, इसमें क्या कह रहा है, एक खोखला जो गोला है, ठीक, खोखला गोला गोल सेल है, मतलब एक प्रकार से खोखला गोल सेल है। एक प्रकार से इसे समझो कि इस प्रकार से कुछ है। ठीक है, समझ, मतलब खोखला है वो। तो जो गोल सेल है जो उसका वो कितने 4.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जो 4.9 ग्राम है वो प्रति सेंटीमीटर क्यूब के, सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब का 4.9 ग्राम है के घनत्व वाले धातु का बना हुआ है। यदि उसकी घनत्व वाले धातु क्या है बना हुआ है, यदि उसकी आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, या हम ऐसी बात करें तो एक प्रकार से घनत्व वाले धातु का क्या है, ये बना हुआ है। इस प्रकार से अब क्या कह रहा है, यदि इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है, त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या कितना, मतलब आंतरिक जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, जो इसकी अंदर की त्रिज्या है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और जो इसकी बाहर की त्रिज्या है वो है 12 सेंटीमीटर। मतलब ये टोटल की बात की जाए तो कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेल का हमें क्या करना है, भार ज्ञात करना है। तो देखो सेल का भार हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए भार के लिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करें, आयतन। आयतन जब हमें पता होगा तो हमें पता होगा कि हाँ चलो इतना मतलब आयतन है, तो उसी में हम क्या इतने का क्या करा देंगे 4.9 ग्राम का क्या करा देंगे, सॉरी 4.9 का गुणा करा देंगे, तो हमारे पास उसका क्या पूरे का क्या आ जाएगा भार। तो सबसे पहले हम ये तो पता करें कि जो पूरा सेल है उसका वो आयतन कितना है, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है, तभी तो हम उसका पूरे का भार निकाल पाएंगे। तो देखो सवाल पे आ जाओ। तो हमें पता है कि जो भार बराबर सूत्र क्या होता है, देखो घनत्व बराबर भार बटे आयतन। ठीक है, घनत्व बराबर सूत्र जो है हमारा यही होता है, भार बटे आयतन। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है भार। क्या ज्ञात करना है, भार। तो जब आप भार यहाँ पर लाएंगे तो क्या बचेगा,
भार, ठीक है। तो आयतन जो इधर किसका भाग का है, इधर उठ के चला गया तो इसका हो गया गुणा का, या ऐसे समझो, इसी में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो भार का सूत्र कैसे बनेगा, यहाँ से घनत्व, घनत्व तो ये हमारे पास है और ये किसका है, भाग का, इधर आ गया तो किसका हो जाएगा, गुणा का, बराबर भार। तो जो भार का सूत्र हमारे पास क्या बना, घनत्व इंटू आयतन। क्या सूत्र बन गया भार का, घनत्व इंटू आयतन। घनत्व बराबर हमें सूत्र पता है, भार बट्टे आयतन होता है, तो जो भार का सूत्र वो क्या बना, घनत्व इंटू आयतन जो है सूत्र हमारा बन गया। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो ध्यान से, देखो ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सिर्फ जो है गोल सेल का हमें इसके अंतः त्रिज्या इतनी पता है, तो जो सेल है उसका हमें क्या करना है, भार ज्ञात करना है। तो भार ज्ञात करने से पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। आयतन ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो यहाँ पर देखो सेल का आयतन, सेल का आयतन, मतलब हमें सिर्फ जो ये सेल है इसका सिर्फ जो आयतन है वो हमें ज्ञात करना है, का आयतन। अब हम सेल का आयतन कैसे निकालेंगे, अगर हम बाह्य त्रिज्या की आयतन, मतलब बाहरी त्रिज्या के आयतन से अंदर की त्रिज्या का आयतन जो है घटा दे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, सेल का आयतन निकल के आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाह्य त्रिज्या का आयतन माइनस आंतरिक त्रिज्या का आयतन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें पता क्या है कि देखो बाहरी त्रिज्या जो हमारे पास वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो मतलब यहाँ पर बाहरी त्रिज्या को मान लो R1, सॉरी अंतः त्रिज्या ना पहले, तो अंतः त्रिज्या हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो इसको मान लो R1, और R2 मतलब बाहरी त्रिज्या हमारे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ पहले लिखनी थी लेकिन अब हमने लिख दी है, ठीक है, मतलब ये चीज़ पता है हमको। तो अब यहाँ पर अब बाह्य त्रिज्या का आयतन, तो देखो ये कैसा है, गोल, मतलब ये क्या है, यहाँ पर गोलाकार है ना, तो अब यहाँ पर क्या लगेगा, गोले का आयतन लगेगा। तो देखो यहाँ पर गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो यहाँ पर वही लगाएंगे, 4/3 इंटू पाई इंटू आर का मान क्या है हमारे पास, R1 में, ठीक है। R1 में हमारे पास क्या है, जब हम बाह्य का मान ज्ञात कर रहे थे तो क्या पता था हमें, सॉरी बाह्य में हमने माना R2, यहाँ पर लिख देते हैं, बाह्य में हमारा R2 है और आंतरिक में है R1, ठीक है, ध्यान रखना, बाह्य में है हमारा R2 और आंतरिक में है R1। तो देखो यहाँ पर अब बाह्य का निकालना, तो बाह्य में क्या होगा, R2, तो R2 का यहाँ पर डायरेक्ट क्या करते हैं, मान रख देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, मान रखेंगे। जब यहाँ पर मान रखेंगे तो मान क्या रखेंगे, 12, ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा, क्यूब। अब यहाँ पर आंतरिक में क्या हमारे पास 10 मान है, R1 का जो मान है वो 10 है, मतलब R का जो मान है वो हमारे पास 10 है। तो 4 सूत्र भी यही लगेगा, 4/3 पाई और R का मान हमारे पास क्या है यहाँ पर 10 का क्यूब, ठीक है, बात समझ में आई। और जो 4/3 और जो पाई यहाँ पर है ये क्या होते हैं, नियतांक, तो ये जो होते हैं वो बदलते नहीं है। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन दिख रहा है, 4/3 पाई यहाँ से भी कॉमन है, 4/3 जो पाई है वो यहाँ पर से भी कॉमन है, तो यहाँ से क्या कर लो, 4/3 जो पाई है वो कर लो कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 12 का जब घन करेंगे कितना होता है, 17, 28 माइनस 10 का घन 1000, ठीक है, 10 का घन कितना हो गया, 1000 हो गया। अब इसको क्या कर लो, हल कर लो, तो 4/3 पाई, ये 17 से 28 में 1000 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 728। अब देखो 728 बचा, तो यहाँ पर देख लो, इसी को यहाँ पर जगह जो है, चलो देखो एक में आ जाएगा, तो 4/3 इंटू पाई का, अब यहाँ पर पाई का कर लो, खोल लो, तो 22/7 और 728 इतना आ गया ना। अब इसको यहीं पर जब हल करेंगे, 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू 700 क्या था, 28 था। अब 728 7 से कटेगा, कट जाएगा, 7 एकम 7 और न जाने के 0, 7 को 28, 104। अब यहाँ पर क्या हमारी ये 3 बना है, ठीक है, 3, तो देखो 2200 को क्या है 88, 3 एकम 3 गुणा में 104, क्या हो गया, गुणा में 104, ठीक। अब इसको क्या करो, 88 का गुणा किससे करा लो, 104 से,
जब आप 88 का गुणा 104 से कराएंगे तो हमारे पास आएगा 9152। ठीक है, आप करा कर देख सकते हैं। भागित में 3। अब इसका क्या करा लो, इसको क्या कर लो, काट लो, हल कर लो। तो जब इसको काटोगे तो काट लो, तो 3 त्रिका 9, न जाने की 0, 25 15, 3 25 क्या हो गया 15 हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ बचा हमारे पास 2, तो 2 से तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाओ, तो ये हो गया 0। तो क्या हो गया 3 से 18, फिर बचा 2, तो 3 से 18, 3 से 18, 3 से 18, ऐसे आता ही रहेगा। तो हमारे पास क्या आ गया 305.66 जो हमारा वो है आ गया। और ये है किसमें, ये हमारा है सेंटीमीटर में चल रहा था, किसमें, घन सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। अब आ जाओ, अब हमने यहाँ से क्या कर लिया, आयतन जो है इस चीज़ का, सेल का आयतन जो है हमने निकाल लिया। तो अब ये इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम जो अपना मान रख देंगे, किसमें रख देंगे, घनत्व का आयतन बराबर भार का जो सूत्र लगाया था, इसमें हम भार बराबर जो हमने सूत्र लिखा था यहाँ पर, क्या, भार बराबर घनत्व इंटू आयतन सूत्र लिखा था। यहाँ पर अपने क्या रख लेंगे, मान रख लेंगे। तो घनत्व कितना था हमारे पास पहले से 4.9, ठीक है, ग्राम, जी बना देते समझ लेना, और सेंटीमीटर क्यूब, इंटू आयतन कितना था 305.6 सेंटीमीटर क्यूब, ये था सेंटीमीटर क्यूब से इस वाला सेंटीमीटर क्यूब क्या है, कट गया। तो अब हमारे पास बचा गया यहाँ पर 4.9 का गुणा, इसमें हमें क्या करना है, ग्राम है, इन्होंने ही ग्राम है, ठीक है, ग्राम। तो 4.9 का हमें गुणा कराना है 305.6 से 948, ठीक है, करा करके देख सकते हैं। ग्राम कितना आ गया, ग्राम में आ गया। तो देखो अब ये हमारा क्या आ गया, ग्राम में, लेकिन हमें निकालना किसमें, हमारा जो आंसर है वो दे रहा है किलोग्राम में दे रहा है। आंसर क्या दे रहा है, किस में दे रहा है, किलोग्राम में। तो ये हमने किस में निकाला, ग्राम में। तो अब जब किलोग्राम में निकालेंगे तो किलोग्राम में निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग, और अगर किलोग्राम से ग्राम में बदलना है तो 1000 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1000 से भाग देना है, क्योंकि ग्राम से हमें किलोग्राम में बदलना है। तो इसको देख लो यहाँ पर, ठीक है, इसके आगे यहाँ पर है, बस आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, फिर तो आप आगे पीछे कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब इसको बदलेंगे तो 149 और 48, ठीक है, भागित 1000। अब हमने क्या बताया, जितने नीचे जीरो होते हैं उतने अंक बाद ऊपर क्या हो जाता है, दशमलव लग जाता है। तो यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो 14.948 किलोग्राम। तो हमारा ये क्या आ गया, फाइनल आंसर। ये हमारा क्या निकल के आ गया, सेल का आयतन निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, सेल का आयतन। सेल का आयतन क्या निकल के आया, 14.948 किलोग्राम। सेल का आयतन 14.948 किलोग्राम। ठीक है, तो आज के जो दोनों सवाल हैं वो आपके थोड़े से बड़े थे, ठीक है, बस कठिन नहीं थे, लेकिन हम ये कह सकते हैं बड़े थे। अगर शुरू से आप करते जाओगे तो आप फिर कर लोगे सवाल को। तो ऐसा करेंगे, आज के दोनों सवाल जो है आपका समझ में आएंगे। 4 और 5 विविध प्रश्नावली के दोनों सवाल थे। विविध वैसे भी थोड़ी सी क्या होती है, बड़ी होती है। तो वैसे इनके मतलब ऐसे इसके सवाल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हमने लगवा दिए हैं, ठीक है, आपकी संतुष्टि के लिए। तो आज हमारी विविध भी जो है वो अच्छी तरीके से पूरी कंप्लीट हो गई है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपके साथ एक नया चैप्टर के साथ, चैप्टर 12 सांख्यिकी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।